हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी हैदराबाद की एक ऐसी म्यूजियम चोरी की है जहां महज दो चोरों ने रातों रात 50 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया। जो कीमती सामान उन चोरों ने चुराया था वो निज़ाम म्यूजियम के उन 500 कीमती सामान में से एक था जो कभी हैदराबाद के राजा मीर उस्मान अली खान की रियासत का हुआ करता था। मीर उस्मान अली सन 1911 से 1948 के बीच हैदराबाद के निज़ाम सल्तनत के आखिरी राजा थे, जिनकी कुल संपत्ति $230 बिलियन थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने महज 10 दिनों के अंदर ही चोरों को पकड़कर इस केस को सॉल्व कर दिया। तो आखिर कौन थे ये चोर और इन्होंने उस म्यूजियम से क्या चुराया और वो किसका फ़ोन कॉल था जिसके बाद ये चोर पुलिस के हाथ लगे। कहानी शुरू होती 3 सितंबर 2018 की सुबह। ये वो दिन था जब हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजानी कुमार के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की दूसरी तरफ जो शख्स थे वो थे प्रिंस मुकर्रम जहां, जिन्होंने लंदन से कॉल किया था। प्रिंस मुकर्रम जहां मीर उस्मान अली और निज़ाम सल्तनत के आखिरी पोते थे। वो पुलिस कमिश्नर से कहते हैं कि हैदराबाद में उनके म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर चोरी हुआ सामान म्यूज़ियम को लौटा दें। ये खबर सुनते ही पुलिस कमिश्नर के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और वो फ़ौरन कॉल करके पुलिस टीम को अपने ऑफिस बुलाते हैं और इस चोरी की छानबीन के ऑर्डर्स देते हैं। छानबीन में पुलिस को दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि चोरी हुए सामान में कुल तीन चीज़ें थीं। एक सोने का टिफ़िन जो पूरी तरह से हीरो से जड़ा हुआ था, एक सोने का कप और एक सोने की प्लेट चम्मच। इधर ये खबर पूरे हैदराबाद में आग की तरह फैलने लगी और न्यूज़ चैनल्स भी पूरा दिन टीवी पर इसी न्यूज़ को चला रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नर अंजानी कुमार पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और तभी पुलिस को दूसरी बात का पता चलता है, जो इस केस का एक बहुत बड़ा सुराग भी था। छानबीन के दौरान पुलिस उस म्यूजियम की छत पर चढ़ती है और वहां पर देखती है कि वेंटिलेटर की एक जाली के ऊपर एक एरो का निशान है। वो निशान देखने में बिल्कुल साफ सुथरा और सीधा लग रहा था, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि इसे अभी हाल ही में बनाया गया है। पुलिस को लगने लगता है कि ये किसी मिस्त्री का काम है और तब पुलिस अपनी तहकीकात को एक दिशा देते हुए उन हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाती है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करते हैं। हालांकि पुलिस ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूछताछ तो की, मगर यहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि म्यूजियम पुराने हैदराबाद की बहुत घनी आबादी के बीचों बीच था, जिसकी वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि चोर कहां से आए होंगे। अब पुलिस म्यूजियम के चौकीदारों से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो जवाब देने में टाल मटोल करते रहे, मगर जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तब वो पुलिस को म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हैं, जो बिल्कुल बेकार और कमज़ोर हो चुकी थी। चौकीदार पुलिस को बताते हैं कि गेट पर कुल 5 चौकीदार होने चाहिए, मगर ड्यूटी सिर्फ 2 चौकीदार ही करते हैं और वो भी रात भर सोते रहते हैं। वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि म्यूजियम के ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरास खराब हो चुके हैं और कुछ सीसीटीवी कैमरास के एंगल सही नहीं हैं, और पुलिस को इन चौकीदारों और सीसीटीवी कैमरास से भी कुछ हाथ नहीं लगता। पुलिस अब म्यूजियम के आसपास की बिल्डिंग्स पर लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालना शुरू करती है और फुटेज में उन्हें दो बाइक सवार शख्स मुंह में रुमाल बांधे दिखाई देते हैं, जिसमें से पीछे वाला शख्स मोबाइल पर बात कर रहा था। पुलिस ने उस एरिया के मोबाइल टावर से उस मोबाइल के कॉल सिग्नल को ट्रैक करने की बहुत कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और सीसीटीवी फुटेज में उनकी बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस की परेशानियां और भी बढ़ गईं। हालांकि पुलिस ने इस तरह के बाइक ओनर्स की लिस्ट बनाकर भी छानबीन की, मगर पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। उधर दूसरी तरफ इस चोरी को अंजाम देने वाले दोनों चोर, जिनका नाम था मुबीन और गौस, उन दोनों ने हैदराबाद से 115 किलोमीटर दूर जहीराबाद में उस बाइक को ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया और वहां से मुंबई भाग गए। उन दोनों ने मुंबई भागने का फैसला इसलिए किया ताकि वो पुलिस की नज़रों से बच सकें और इस चोरी के सामान को अच्छे दामों पर मुंबई में बेच सकें। मगर मुंबई पहुंचने के बाद उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद वो दोनों इस उम्मीद में 5 स्टार होटल में रुकते हैं कि उन्हें ये कीमती सामान बेचकर बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी खाई, विस्की पी और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो दोनों मुंबई के जवेरी बाज़ार निकल जाते हैं इस कीमती सामान को बेचने। जवेरी बाज़ार मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ज्वेलरी मार्केट है, जहाँ सोना खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं और सोने का टिफिन दुकानदार को दिखाते हुए पूछते हैं कि इसके कितने करोड़ मिलेंगे। दुकानदार टिफिन को अच्छी तरह से चेक करता है और फिर उन दोनों की तरफ देखता है। उन दोनों का हुलिया देखने से ही लग रहा था कि वो दोनों चोर हैं और ये टिफिन चोरी का है। दुकानदार उनसे कहता है कि वो उन्हें इस टिफिन के 20 लाख रुपए देगा। तब वो दोनों टिफिन उठाकर वहां से निकल जाते हैं और इस तरह वो दोनों कई दुकानों पर गए, पर उन्हें कहीं भी उनके मन मुताबिक पैसे नहीं मिले।
और तभी वो एक दुकान पर पहुंचते हैं आखिरी बार अपनी किस्मत को आजमाने, और वहां के दुकानदार को टिफिन निकाल कर देते हैं। टिफिन देखते ही वो दुकानदार उस टिफिन को पहचान लेता है, क्योंकि इस चोरी और इसमें चोरी होने वाले सामान की खबर हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। और वो चोरों से कहता है कि ये तो वही टिफिन है जो म्यूजियम से चोरी हुआ है। दुकानदार की बात सुनकर दोनों घबरा कर वहां से भाग निकलते हैं। चूंकि उन्हें यहाँ पर चोरी के सामान का सही दाम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो ये चोरी का सामान किसी अरब शेख को बेचेंगे, और मुंबई से हैदराबाद के लिए वापस निकल जाते हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद मुबीन अपने एक दोस्त साजिद को फ़ोन मिलाता है। साजिद जो पहले गल्फ में काफ़ी साल काम कर चुका था और वहां उसके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत अच्छे थे। फ़ोन मिलाने के बाद वो साजिद से कहता है कि उसे एक सोने का टिफ़िन बेचना है और वो किसी अरब शेख से उसकी मीटिंग करवा दे, जिससे वो ये टिफ़िन अच्छे दामों पर बेच सके। ये सुनते ही साजिद फ़ौरन समझ गया कि मुबीन कौन से टिफ़िन की बात कर रहा है, और मुबीन की इसी गलती ने उसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। 2 दिन बाद ही साजिद मुबीन और अरब शेख की मीटिंग अपने घर पर रखता है। अरब शेख ने मुबीन को अपना नाम जैन बताया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये डील महज कुछ मिनटों में ही फाइनल हो गई, और साजिद मुबीन से कहता है कि शेख उसे अभी 3 करोड़ कैश देगा और बाकी पैसे ये टिफ़िन गल्फ में बिकने के बाद उसे मिलेंगे। मुबीन इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और शेख से कैश दिखाने के लिए कहता है। कैश देखते ही मुबीन अपने बैग से चोरी किया हुआ सामान निकालकर शेख को देने लगता है। सामान देखकर वो शेख, जिसका नाम जैन था, सोफे पर टेक लगाकर बैठता है और अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। ये वो इशारा था जिसका पुलिस को इंतजार था। इशारा मिलते ही पुलिस अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकलती है और मुबीन को रंगे हाथों पकड़ लेती है, और उसके साथ ही गौस को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद मुबीन को पता चलता है कि वो शेख कोई अरब नहीं बल्कि पुलिस का ही एक अंडरकवर एजेंट था, जिसे पुलिस ने नकली दाढ़ी मूछ लगाकर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। हालांकि गौस ने मुबीन से कहा भी था कि वो साजिद को फ़ोन ना करे, क्योंकि उसे शक है कि वो पुलिस का खबरी है, और गौस का शक बिल्कुल सही साबित हुआ। साजिद खबरी होने के साथ साथ एक छोटा मोटा चोर भी था। पुलिस भी उसकी इन छोटी मोटी चोरियों को इसलिए नज़रअंदाज करती थी क्योंकि वो बड़े बड़े जुर्म के मामलों में पुलिस को खबर देकर उनकी मदद किया करता था। गौस को पकड़ने के बाद पुलिस की नज़र उस लिस्ट पर पड़ती है जो उन्होंने बनाई थी, जिसमें हिस्ट्री शीटर मिस्त्री का काम करते थे, और गौस का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। पकड़े जाने के बाद पहले तो मुबीन इस बात से इनकार करता रहा कि वो ये सोने का टिफ़िन और प्लेट चम्मच बेचने आया था। वो पुलिस से बार बार यही कह रहा था कि शेख और साजिद ने उसे मिलकर फंसाया है, और वही दोनों उसे ये टिफ़िन और प्लेट बेचना चाहते थे। मगर जब पुलिस मुबीन को कैमरा फुटेज दिखाती है जिसमें वो अपने बैग से चोरी किया हुआ सामान निकाल रहा है, तब वो अपना जुर्म कबूल लेता है। ये वही कैमरास थे जो पुलिस ने मुबीन के आने से पहले पूरे कमरे में जगह जगह लगा दिए थे। चोरी से पहले गौस सिक्योरिटी हेड और म्यूजियम क्यूरेटर को आपस में ये बात करते हुए सुन लेता है कि उनके सीसीटीवी कैमरास केवल 40 दिन की फुटेज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उनके सीसीटीवी कैमरास को मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। तब वो दोनों फैसला करते हैं कि अपनी रेकी के 41वें दिन वो इस चोरी को अंजाम देंगे, और 3 सितंबर 2018 को आधी रात को 3 बजे वो दोनों बाइक पर सवार होकर पुरानी हवेली पहुंचते हैं। बाइक हवेली के पीछे लगाने के बाद वो दोनों हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं, और निज़ाम म्यूजियम से बिल्कुल मिले हुए खाली मकान की छत पर चढ़ जाते हैं। उस छत से वो दोनों निज़ाम म्यूजियम की छत पर छलांग लगा देते हैं। क्योंकि उस रात बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और दोनों गार्ड्स भी नीचे गहरी नींद में सो रहे थे, और इसी वजह से दोनों के छलांग लगाने की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। म्यूजियम की छत पर पहुंचने के बाद मुबीन उस एरो के निशान के नीचे बने वेंटिलेटर को छेनी की मदद से खोलता है, और क्योंकि गौस दुबला पतला था इसलिए वो रस्सी की मदद से म्यूजियम के अंदर उतर जाता है। उतरते वक्त वो दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरा को भी अपनी लात से तोड़ देता है, ताकि वो कैमरा में ना आ सके। अंदर पहुंचने के बाद वहां बिल्कुल अंधेरा था, और गौस जैसे ही अपनी टॉर्च जलाता है उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। टॉर्च जलाते ही उसके सामने हीरो से जड़ा सोने का टिफिन था। जिस केस में वो टिफिन रखा था उसका कांच ढीला था और उसमें कोई अलार्म सेंसर भी नहीं था, इसलिए गौस बड़ी आसानी से उस टिफिन और उसके साथ सोने की प्लेट चम्मच को उठाता है और रस्सी के सहारे वापस छत पर आ जाता है। हालांकि चोरी तो दोनों ने बड़ी आसानी से कर ली, मगर उस चोरी के माल को बेचने में उनके पसीने छूट गए। और वो साजिद का ही कॉल था जो उसने पुलिस को इस चोरी की खबर देने के लिए किया था, जिसकी वजह से पुलिस इस रॉबरी केस को महज 10 दिन के अंदर सॉल्व कर पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।